Hello students, I am VK Sinha. I am your teacher. Welcome to my channel भौत की पाठशाला। आज जो है वो हम अपने लॉन्ग टाइप के सीरीज का सेकेंड लेक्चर लाए हैं। इसमें बड़ा प्यारा सा सवाल करवाएंगे और कल वाला जो लेक्चर था हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हम इजी वे में समझाने का प्रयास किए थे। ठीक, अगर बच्चे को अच्छे से समझ में आता है तो वो लाइक शेयर में कोई प्रकार की कमी नहीं करे। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सवाल है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। उसको सिद्ध करना है। क्या करना है? उसको सिद्ध करना है, अर्थात उसको प्रमाणित करना है। तो आपके सामने जो सवाल दिख रहा है वो आपका फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला जो है ये कहलाता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, और इंग्लिश में इस प्रकार से आपको लिखा हुआ रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमें प्रमाणित करना है, और प्रमाणित करने का आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स। ठीक है, अब बताइए कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये आपका एन नहीं भाई, ये आपका जो है वो नीटा है। इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तनांक। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि एफ क्या है, तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो एफ है वो लेंस की फोकस दूरी है। लेंस की फोकस दूरी है। सबसे पहले जो भी फॉर्मूला है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन क्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीटा का, तो नीटा जो है वो आपका अपवर्तनांक है। नीटा क्या है भैया? अपवर्तनांक। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है मेरे भाई? तो बताना है हीरा का, और वो भी होता है 2.42। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि भैया ये R1 और ये R2 क्या है, और बीच में जो है वो माइनस है ना, तो हम बोलेंगे कि R1 जो है आपके गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या है। क्या है वो? गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या। और हम जानते हैं कि लेंस में दो सतह होते हैं, अर्थात लेंस दो सतहों से घिरा होता है। अगर दो गोलीय सतह है तो उसका दो त्रिज्या भी होगा, और एक का त्रिज्या R1 तो दूसरे का त्रिज्या R2 होगा। तो बताइए कि ये जो R1 है वो आपका 1 का मतलब हो गया पहले सतह की, और ये सतह जो है वो आपका गोलीय होता है ना। ठीक है, पहले सतह की वक्रता त्रिज्या। आप प्यार से समझिएगा, है ना। और अगर R2 पूछे तो R2 क्या है भाई? तो हम बोलेंगे दूसरे गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या, या दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या, है ना। दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे दो सतह कहाँ से आया? तो आप लोग को समझना है कि कोई भी लेंस हो वो आपके दो सतहों से घिरा होता है, दो पारदर्शी सतह से घिरा होता है। जैसे कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो ये जो आपका एक सतह ये हुआ, है ना, और एक सतह ये हुआ, दो सतहों को जैसे ही मिलाते हैं ये आपका क्या बन जाता है? तो बोलेगा भैया ये जो है वो आपका लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? लेंस बन जाता है। ठीक है, चलिए, इस फॉर्मूला को प्रमाणित करने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे? तीन कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस फार्मूला का हो जाएगा स्वाहा। ठीक, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बस, और ये आपको पता भी होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ऑप्टिक्स तब। ठीक है, और नए भी पढ़े होंगे फिर भी हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या क्या यूज होगा ये सब सब कुछ समझा देते हैं पहले ही, ताकि हम
जब आंसर लिखे तो वहाँ पे आपको कोई प्रकार का दुविधा ना हो। यहाँ पे हम 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है, एक आपका होता है लेंस का अपवर्तन सूत्र। 1 मिनट रुकिएगा। लेंस का नहीं भाई, गोलीय सतह का, है ना? ये अपवर्तन सूत्र, देखिए आप लोग को याद है कि नहीं? अपवर्तन, ठीक है? एक अपवर्तन सूत्र होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब का, और एक आपका अपवर्तन सूत्र बताएंगे जब सघन से विरल में जाएगा तब का। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हम बोलेंगे क्या, विरल से कौन सा माध्यम में, सघन माध्यम में। तो इसके लिए आपका एक अपवर्तन सूत्र है, और बड़ा प्यारा सा अपवर्तन सूत्र है, और वो ये है, 2/v माइनस η1/u बराबर η2 माइनस η1/r। इस फॉर्मूला का यूज जो है वो केवल और केवल तब करेंगे जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तब। इसी को बोलते हैं अपवर्तन सूत्र। इसका भी प्रयोग होगा, है ना? कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम, ध्यान रखिएगा, विरल से सघन। उसका फॉर्मूला क्या यूज करना है, η2/v माइनस η1/u बराबर η2 माइनस η1/r। यहाँ पे भी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है? और इस u को बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और इस r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो बताइए कि आप लोग को ये फॉर्मूला याद हुआ? विरल से सघन के लिए क्या ध्यान रखना है, η2/v माइनस η1/u बराबर η2 माइनस η1/r। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की अगर बात करते हैं, वहां पे भी हम अपवर्तन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। वो हम यहीं पे आपको लिख देते हैं, स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। और ये भी जो है वो आपका कौन सा सूत्र है, हम बोलेंगे भैया अपवर्तन सूत्र। कौन सा सूत्र है ये, अपवर्तन सूत्र। लेकिन कंडीशन ये है कि इस बार जो है वो प्रकाश कौन सा माध्यम से, सघन माध्यम से कौन सा माध्यम में जा रही है, हम बोलेंगे विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, तब फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, केवल η1 के जगह पे η2 कर देना है, और η2 के जगह पे η1 कर देना है। बाकी सब कुछ एक जैसा रहेगा, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, तो बताइए कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, देखिए η2 है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिए, η1/ही माइनस, यहाँ पे η1 है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है η2/u बराबर, यहाँ पे η2 माइनस η1 है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है η1 माइनस η2/r। तो इस फॉर्मूला का यूज हम केवल और केवल वहां पे करेंगे जब प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तब, है ना? इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, बस यही है कि η2 के जगह पे η1 कर दिए और η1 के जगह पे η2 कर दिए। ये दोनों का हम यूज करेंगे, है ना, ये फॉर्मूला को प्राप्त करने के लिए, अर्थात इसको सिद्ध करने के लिए। कितना कॉन्सेप्ट हुआ, 2। तीसरा देखिएगा, मात्र 3 कॉन्सेप्ट से इसको हम प्रूव कर देंगे, है ना? देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर
3। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप लोग भी पढ़ा होगा या मालूम होगा शायद, अगर नहीं भी मालूम कोई बात नहीं। वहाँ पे ये बताया गया होगा कि अगर सतह 2 है तो पहले सतह से जो प्रतिबिंब बनता है ना, वही प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है। रिपीट अगेन, फिर से हम बता देते हैं कि पहले सतह के लिए, क्योंकि लेंस में कितना सतह होता है, 2 सतह, है ना। तो पहले सतह के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा, वही प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है। अगर ये बात अभी नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बात को लिख देते हैं कि पहले सतह का प्रतिबिंब, पहले सतह का प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है, काम करता है। अगर आप ये तीनों बात याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला को बड़ा आसानी से प्राप्त कर देंगे, अर्थात सिद्ध कर देंगे। अब हम चलते हैं सिद्ध करने की तरफ। ठीक, देखिए, अगर सवाल ये एग्जाम में आता है तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ से आंसर लिखने की सिखाते हैं कि एग्जाम में ये सवाल आएगा, किस प्रकार से आंसर लिखना है। यहाँ से आंसर, सबसे पहले एक लेंस बनाइए, उत्तल लेंस, है ना। देखिए, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, जिसमें से इसको हम बोले सरफेस वन, सतह वन, और इसको हम बोले सरफेस टू। कोई भी लेंस कितना सतह से घिरा रहता है, 2 सतह से। अगर हम बोले भैया इसका अपवर्तनांक क्या है, तो इसका जो अपवर्तनांक है, इसके इर्द गिर्द वायु है ना, और ये आपका लेंस जो है वो कांच का बना होता है, तो वायु विरल माध्यम होता है, तो कांच कौन सा माध्यम होगा भाई, सघन माध्यम होगा, है ना। वह से वायु और वह से विरल, ये हमेशा याद रखिएगा। वायु कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। तो बताइए कि जो कांच है वो कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पे माध्यम 2 दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द अलग माध्यम, और ये जो बना हुआ है उत्तल लेंस, ये अलग माध्यम है। अर्थात यहाँ पे माध्यम अगर 2 है तो अपवर्तनांक भी 2 होगा, एक होगा नेटा 1 तो एक होगा नेटा 2। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो वायु है, और वायु को कौन सा माध्यम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है भाई, विरल माध्यम। इधर भी कौन सा माध्यम होगा, तो बोलेगा भैया इधर भी जो है वो आपका कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। लेकिन ये जो लेंस है वो आपका कौन सा माध्यम होगा, धन माध्यम। अब अगर इसके अपवर्तनांक की बात करते हैं तो इसके अपवर्तनांक को हम मानते हैं नीटा 1। क्या मानते हैं, नीटा 1। तो बताइए ये भी तो आपका विरल माध्यम है ना, तो इसके भी अपवर्तनांक को हम क्या मानेंगे, नीटा 1। और ये सघन माध्यम है तो इसके अपवर्तनांक को हम मानेंगे नीटा 2। राइट। अब देखिए क्या होगा कि अगर हम विरल माध्यम में वायु लेते हैं, क्या लेते हैं, वायु, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है भाई मेरे, वो कितना होता है, 1, है ना। अगर हम विरल माध्यम में क्या लिए हैं, वायु, तो हम नीटा 1 के जगह पे 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका नीटा 1 के जगह पे यहाँ पर भी कितना होगा, 1। और ये जो आपका दूसरा अपवर्तनांक है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं नीटा। केवल क्या मान लेते हैं, तो बताइए अगर कोई पूछेगा कि नीटा 1 को 1 क्यों माने, तो बोलिएगा कि नीटा 1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, और विरल माध्यम हमने वायु को माना, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। चलिए, ये तो कहानी समझ में आया। उसके बाद एक प्रधान अक्ष खींचते हैं भाई। ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, और ये लेंस के अंदर में
एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, जिसको इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, ओ के द्वारा, और ओ का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए यहाँ पे सतह दो है ना, ये हो गया पहला सतह, ये हो गया दूसरा सतह। और ये पहला सतह की अगर बात करते हैं तो लगता है कि ये गोला का एक भाग है। देखिए ये गोला का क्या है, एक भाग है। अगर गोला है तो इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। तो बताइए कि इस ये जो सतह है इसका प्रकाशिक केंद्र इधर होगा कि इधर होगा। तो भाई मेरे जिधर गोला का निर्माण होगा उधर ना केंद्र होगा। तो ये अगर सरफेस वन है, इसका गोला इधर बन रहा है, तो इसका केंद्र जो है वो आपका इधर होगा। और इसका नाम हमने दिया C1, है ना, सेंटर वन। पहला सतह के लिए C1 और दूसरे सतह के लिए C2। अब बताओ कि अगर ये दूसरा सतह ये वाला है, ये, अब बताइए कि इसमें जो गोला बनेगा वो किधर बनेगा। तो बोलेगा भैया ये गोला जो है वो इधर बनेगा। अगर इधर बनेगा तो इसका केंद्र भी इधर ही ना होगा। तो इसका जो केंद्र होगा उसको हमने क्या माना, C2। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखिए, अब बताइए हमको कि कोई भी दूरी जो है वो हम कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से ना। तो बताइए कि प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को इंडिकेट करते हैं R से। और ये C2 है, तो यहाँ पे ये दूरी को हम मान लेते हैं R2, है ना। ये प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच दूरी को हम कितना मानेंगे, तो बोलेगा भैया R1। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना। और जिस बच्चे को नोट्स लेना होगा वो मेरे व्हाट्सअप नंबर, ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके हमसे ले सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। वहाँ पे कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए चलो यहाँ तक तो बात समझ में आया। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा, ऑब्जेक्ट रखा, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं ओ। अगर यहाँ पे ओ इसको भी माने हैं तो यहाँ पे ओ डैश ले लेते हैं ना। क्या आपका हो गया वस्तु, क्या हो गया वस्तु। और अगर हम लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका बनता है प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दो गो बनेगा, एक बनाएगा आपका सरफेस वन और एक बनाएगा आपका सरफेस टू। इसी को प्यार से देखना भाई, देखो कैसे होता है ये। देखिए यहाँ से एक किरण निकला, सेम किरण बना देते हैं भाई। देखो यहाँ से एक किरण इस प्रकार से निकला, है ना। और ये किरण जो है वो आपके कौन सा सरफेस पे टकराया, पहला सतह पे टकराया। और जिस बिंदु पे टकराता है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। और उसी बिंदु पे हम खींचते हैं अभिलंब। और वह अभिलंब हमेशा कहाँ से गुजरता है, हम बोलेंगे भैया प्रकाशिक, ये कहाँ से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, वक्रता केंद्र से। तो बताइए कि यहाँ पे अगर हम एक अभिलंब खींचें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो ये कहाँ से गुजरता है, जीवन से गुजरेगा, है ना। अब बताइए कि ये प्रकाश को जाना चाहिए था सामने, लेकिन ये आपका सघन माध्यम है ना। और सघन माध्यम क्या करता है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जाता है तो अभिलंब की ओर मोड़ देता है। ये आप अपवर्तन में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। और अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है।
हाँ कि ना? ऐसा पढ़ाया गया था ना तुम लोग को। तो बताओ कि ये किरण जो है अगर ये सतह नहीं होता तो ये किरण कैसे जाता? सामने चला जाता ना। लेकिन हुआ क्या कि ये किरण जो है वो सामने नहीं जाके अभिलंब की ओर क्या हो गया भैया? ठीक है? इसको जाना कैसे चाहिए था? सामने। लेकिन ये किरण क्या हो गया? मुड़ गया। अब ये किरण जो है वो आपका यहाँ पे जाके ये हुआ। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम वस्तु से दो किरण निकालना है और जहां पे दोनों किरणें मिलती है प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पे होता है। ये तो आपका हो गया पहला किरण। ये आपका कौन सा किरण हो गया? पहला किरण हो गया कि यहाँ से निकला, पहला सतह से टकराया और यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या हो गया? मुड़ गया। अब देखिए एक किरण और लेते हैं आपका। एक किरण लेते हैं जो बिल्कुल प्रधान अक्ष के साथ गुजरता है इस प्रकार से, साथे साथ प्रकार से। और ये किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। और हम जानते हैं कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना मुड़े सीधे क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, वो मुड़ती नहीं है। ये बात भी आप लोग को सिखाया गया है ना? तो अगर ये प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रहा है तो ये ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। ये सीधा जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब बताओ कि दोनों किरणें कहाँ पे प्रतिच्छेद किया? जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है ना प्रतिबिंब का निर्माण, वहीं पे होता है। तो बताइए कि इसका जो नाम हमने रख दिया भाई, उसका नाम रख दिया आई डैश। क्या नाम रख दिया इसका? आई डैश। ये पूरा खेला सरफेस वन का था। किसका था? सरफेस वन का। अब जो है वो खेला जो है वो किसका होगा? सरफेस टू का। किसका खेला होगा? सरफेस टू का। अब देखिए, ये तो ये हो गया। अब बताइए कि ये जो किरण निकला जो मुड़ा वो सरफेस टू के किस बिंदु पे टकराया? इस बिंदु पे टकराया ना। यानी इस बिंदु को भी हम कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे क्या खींचा जाता है? अभिलंब। क्या खींचा जाता है? अभिलंब। और ये अभिलंब जो है वो आपके कौन सा केंद्र से होकर गुजरता है? हम बोलेंगे अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ से जो है ये आपका खींचा गया अभिलंब। क्या खींचा गया भाई? अभिलंब। अब बताओ ये किरण जो है वो क्या होगा? अभी ये किरण कौन सा माध्यम में है? गगन माध्यम में है ना। और ये बाहर जब निकलेगा तो ये कौन सा माध्यम में आएगा? तब बोलेंगे भैया आएगा आपका विरल माध्यम। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है ना। तो अगर ये अभिलंब है तो ये किरणें जो है वो आपका इसे सीधा नहीं निकलेगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा, अर्थात इस प्रकार से यहाँ पे आपका कट करेगा। और जहाँ पे कट करेगा ना भैया वहां पे बनेगा अंतिम प्रतिबिंब, यानी कि कौन सी? आई। ये आपका हो गया पूरा डायग्राम। एग्जाम में आएगा तो आपको यहाँ तक बनाना होगा। ठीक। अब देखिए, अब बताओ कि ये आपका प्रकाशिक केंद्र है और ये आपका क्या है? वस्तु है प्रकाशिक केंद्र। और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को सूचित कैसे करते हैं? u के द्वारा। ठीक। अब बताइए कि यहाँ पे अगर प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे भैया प्रतिबिंब की दूरी। और अगर डैश है यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? डैश लगा। ठीक है। उसके बाद एक ये जो आपका जो है वो फाइनल इमेज है, ये वाला जो है वो आपका कौन सा इमेज हुआ? कौन सा प्रतिबिंब हुआ? तो हम बोलेंगे भैया ये जो है वो आपका अंतिम प्रतिबिंब है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे हम? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? भी बोलेंगे। ये आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा। ठीक है। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू और कॉन्सेप्ट थ्री का प्रयोग करके हमें लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव कर देना है। क्या ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया भाई?
है ना? अच्छे से समझ में आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलो देखते हैं आगे। अब देखिए, करना क्या है, इसका लिखना होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि जो भी डायग्राम में बना हुआ है, उसका क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिखना है कि माना कि एक लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? हम बोलेंगे भैया जिसका प्रकाशिक केंद्र का प्रकाशिक केंद्र ओ तथा फोकस दूरी, कोई भी लेंस का एक फोकस दूरी होता है ना, इसका जो फोकस दूरी है वो एफ है। फोकस दूरी एफ है, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है कि ये दो सतहों से घिरा हुआ है। किससे किससे घिरा हुआ है? तो हम बोलेंगे S1 और S2 से। किससे घिरा हुआ भाई? S1 और S2 से। तो यहाँ पे ये भी लिख देना है आपको, क्या है? दो सतह। किससे किससे? हम बोलेंगे S1 और S2 से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये जो लेंस है वो आपका कौन सा सतह से घिरा हुआ है? तो S1 और S2 से क्या किया हुआ है? घिरा हुआ है। अब बताइए कि S1 का जो वक्रता केंद्र है वो C1 है और इसका वक्रता त्रिज्या R1 है। S2 का वक्रता केंद्र C2 है और वक्रता त्रिज्या R2 है। इस बात को यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे लिखिएगा S1 में, यानी कि सरफेस 1 में वक्रता केंद्र कितना है भाई? C1 तथा वक्रता त्रिज्या R1 है। ये इंफॉर्मेशन कौन सा सतह का दिए? S1 का दिए। ठीक उसी प्रकार से S2 का वक्रता केंद्र कितना है? C2 और वक्रता त्रिज्या कितना है? R2। तो यहाँ पे ये भी लिख देना है S2 में वक्रता केंद्र C2 तथा वक्रता त्रिज्या R2 है। बिल्कुल सही बात है। इंट्रोडक्शन जो है वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लिखते हैं, जो हम बनाते हैं, उसी को हम लिखते हैं। ठीक। अब देखिए, उसके बाद भाई क्या लिखना है? उसके बाद ये लिखना है यहाँ पे कि पहले सतह के लिए, यानी कि हम काम करेंगे एक बार S1 पे और एक बार जो है वो हम काम करेंगे S2 पे। दोनों पे अलग-अलग काम करेंगे, अलग-अलग समीकरण मिलेगा। जो भी समीकरण मिलेगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं सतह 1 के लिए, क्या लिखेंगे हम? अगर एक यहीं पे देख लीजिए, अगर हम बोलते हैं सतह 1 के लिए, यानी कि सरफेस 1 के लिए, तो वस्तु का दूरी कितना होगा? Q। इस वस्तु का प्रतिबिंब कौन बना है? आई डैश ना। तो प्रतिबिंब का दूरी कौन होगा? भी होगा कि भी डैश होगा? तो हम बोलेंगे भैया भी डैश होगा, है ना? तो पहले सतह के लिए वस्तु का दूरी कितना हुआ? Q हुआ। पहले सतह के लिए प्रतिबिंब का दूरी कितना हुआ? भी डैश हुआ। कितना हुआ? भी डैश हुआ। अगर हम बात करते हैं दूसरे सतह के लिए वस्तु का दूरी कौन होगा, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या बताया गया था कि जो पहले सतह का प्रतिबिंब होगा वही प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। यानी कि ये जो आपका दूसरा सतह है इसका वस्तु कौन है? हम बोलेंगे भैया पहला सतह का प्रतिबिंब ये बना था ना,
यही जो है वो आपका हो गया कौन सतह के लिए, दूसरे सतह के लिए। और दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब कौन हुआ, तो हम बोलेंगे भैया ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना ना, यही आपका हो गया प्रतिबिंब, है ना। तो बताइए कि S2 S1 के लिए वस्तु का दूरी कितना, u, S1 के लिए प्रतिबिंब का दूरी कितना, v डैश, S2 के लिए वस्तु का दूरी भी कितना हो जाएगा, v डैश, और प्रतिबिंब के दूरी कितना होगा, तो हम बोलेंगे v होगा। इस बात को अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों सरफेस पे हम अलग अलग काम करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार से करके, फॉर सरफेस 1, है ना। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो कौन सा काम किस पे कर रहे हैं भाई, तो हम बोलेंगे भैया सरफेस 1 पे कर रहे हैं। और यहाँ पे बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं वस्तु की दूरी, देखिएगा वस्तु की दूरी, तो पहले सतह के लिए वस्तु का दूरी डायग्राम से बताइए कितना, u। अगर हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, देखिए ना बड़ा मजा आएगा समझने में ना, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या होगा, तो पहला सतह से जो प्रतिबिंब बना था वो आई बना था कि आई डैश बना था, तो मेरा आंसर होगा आई डैश। और प्रकाशीय केंद्र और आई डैश के बीच की दूरी को हम कितना माने थे, तो बोलेगा भैया आप माने थे भी डैश। क्या सही बोल रहे हैं ना। तो पहला सतह के लिए वस्तु का दूरी हो गया u, अब प्रतिबिंब का दूरी हो गया भी डैश। अब बताइए कि प्रकाश जो है वो कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम में जा रही, पहला सतह के लिए हम बोलेंगे भैया पहले तो था विरल में, उसके बाद फिर घुसा किस में, सघन में, है ना। लेंस में गया था, प्रवेश किया था। तो बताइए कि प्रकाश कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम में जा रहा है, सरफेस 1 के लिए। तो सरफेस 1 से पहले क्या था, विरल। सरफेस 1 के बाद क्या है, सघन। तो हम बोलेंगे प्रकाश जो है वो आपका विरल से सघन में जा रहा है। प्रकाश विरल से, विरल एक माध्यम है ना, तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। अब बताओ कि जब ये आपका विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है तो अपवर्तन सूत्र लगाओ, इसके बाद क्या लिखाना है, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। अब बताओ भाई कि जब विरल से सघन में जाता है तो अपवर्तन सूत्र हम क्या बताए थे, याद करिए। ये था ना, देखिए 𝛳2 बटा भी, भी का मतलब प्रतिबिंब का दूरी, है ना। और यहाँ पे प्रतिबिंब का दूरी भी नहीं है, यहाँ पे प्रतिबिंब का दूरी कितना है, भी डैश है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भी डैश। उसके बाद क्या था, माइनस 𝛳1 बटा यू, यू का मतलब होता है वस्तु का दूरी। अब वस्तु का दूरी यहाँ पे कितना है, तो हम बोलेंगे यू, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे, यू बराबर क्या था भाई, 𝛳2 माइनस 𝛳1 अब बटा आर, आर का मतलब क्या था, वक्रता त्रिज्या। तो पहले सतह के लिए हम काम कर रहे हैं ना, तो वक्रता त्रिज्या R1 होगा कि R2 होगा, तो बोलेगा भैया पहले सतह के लिए क्या होगा, R1 होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन जो है वो कब प्राप्त हुआ, जब सरफेस 1 पे हम काम किए तब। अब ऐसा ही काम फिर से करना है सतह 2 के लिए। किसके लिए करना है, सतह 2 के लिए करना है। देखिए यहाँ पे लिखना है अगेन, अगेन का मतलब होता है पुनः। ये काम हम फिर से कर रहे हैं ना, अगेन फॉर सरफेस 2, दूसरे सतह के लिए सेम काम करना है, फॉर सरफेस 2। को दिक्कत है यहाँ तक,
नहीं ना। अब बताइए कि यहाँ पे अगर हम बोलते हैं वस्तु की दूरी, कितना होगा भैया? क्या यू होगा? हम बोलेंगे नहीं। तो होगा क्या? तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम क्या बताए थे कि पहला सतह का जो प्रतिबिंब होगा ना, वही प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। ठीक, तो बताइए कि यहाँ पे जो आपका वस्तु का दूरी होगा वो आपका यू नहीं होगा भाई, वो आपका होगा वी डैश। क्या होगा? वी डैश। ठीक है। अगर हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो बताइए कि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब आई बना था ना, तो बताइए कि प्रकाशिक केंद्र और आई के बीच का दूरी कितना था? ही था। कितना था? ही था। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब का दूरी होगा वो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत? अब बताओ कि सरफेस 2 में प्रकाश था सघन माध्यम, फिर जब ये बाहर निकलेगा तो पुनः किस में निकलेगा भाई? तो विरल माध्यम में। तो बताओ कि सरफेस 2 में प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है? तो हम बोलेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। सरफेस 2 के लिए, है ना, सरफेस 2 के लिए प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रही है? तो हम बोलेंगे लेंस से वायु में जा रही है, और लेंस आपका सघन है और वायु आपका विरल है। यानी कि प्रकाश जो है वो आपका जा रहा है कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम? यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे आपको लगाना है अपवर्तन सूत्र। क्या लगाना है? अपवर्तन सूत्र। और वो भी कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम के लिए? तो हम बोलेंगे सघन माध्यम से कौन सा माध्यम के लिए? विरल माध्यम के लिए। और ऊपर ये चीज हम बता चुके हैं। यहाँ पे जो है वो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? तो हम बोलेंगे अपवर्तन सूत्र से। तो बताओ भाई कि जब सघन से विरल में जाता है तो पहले नीटा 2 लिखेंगे कि नीटा 1 लिखेंगे? आपको बताए थे ना कि जब विरल से सघन में जाता था तो ऊपर वाला फॉर्मूला था, और जब सघन से विरल में जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल नीटा 2 के जगह पे नीटा 1 और नीटा 1 के जगह पे नीटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नीटा 1 अब बटा भी। भी का मतलब क्या होता है? वस्तु का दूरी की प्रतिबिंब का दूरी? प्रतिबिंब का दूरी ना। और यहाँ पे प्रतिबिंब का दूरी है कितना? भी। तो यहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है? भी माइनस नीटा 2 बटा यू। यू का मतलब होता है वस्तु का दूरी। तो सरफेस 2 में वस्तु का दूरी है कितना? भी डैश। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे भाई? भी डैश बराबर, ये हो जाएगा आपका नीटा 2 माइनस नीटा 1 बटा वक्रता त्रिज्या। किसका? सरफेस 1 का। नहीं, काम कर रहे हैं सरफेस 2 के लिए ना, तो वक्रता त्रिज्या भी किसका लेंगे? सरफेस 2 का। और सरफेस 2 का वक्रता त्रिज्या है R2, है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कमजोर भी है ना पढ़ने में, उसको भी ये चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? दोनों समीकरण को जोड़, क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। क्या जोड़ दें? एक बार दोनों समीकरण को अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार अच्छे से। दोनों समीकरण को जोड़ना है। समीकरण जोड़ने का तरीका क्या होता है? बायां को बायां तरफ से जोड़ेंगे और दायां को दायां तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है। तो बताइए कि इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे और इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे, हाँ कि ना? देखो यहाँ पे एक चीज गलती लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है
नीटा वन शुरू में है तो यहाँ पे आपका होगा नीटा वन और यहाँ पे हो जाएगा नीटा टू। दिस इज द सिली मिस्टेक। ठीक, दोनों को जोड़िए। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, देखिएगा ऊपर में समीकरण एक का बायां पक्ष क्या है। देखिए ऊपर में लिखा होगा आपका नीटा टू अपॉन ही डैश माइनस नीटा वन अपॉन यू। देख लीजिएगा आप लोग, ये हो गया आपका समीकरण वन का बायां पक्ष। समीकरण दो को भी जोड़ना है ना, तो इसका बायां पक्ष क्या है, ये है ना, तो ये आपका हो जाएगा प्लस नीटा वन अपॉन भी माइनस नीटा टू अपॉन ई डैश। ये हम बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़ दिए। अब क्या करना है, दायां को दायां से जोड़ना है, तो समीकरण एक का दायां क्या था ऊपर देख लीजिएगा, वो लिखा हुआ था आपका नीटा टू माइनस नीटा वन बटा आर वन प्लस इसका राइट हैंड साइड क्या है, हम बोलेंगे नीटा वन माइनस नीटा टू बटा आर टू। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ना कुछ कट रहा होगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। अब जो है वो बचेगा क्या, बस इसी को आगे बढ़ा देंगे, हम पहुंच जाएंगे आपके लेंस मेकर फार्मूला तक। देखिए बचा क्या इधर, बोलेंगे नीटा वन, ये प्लस वाला पार्ट को हम आगे कर देते हैं, तो ये होगा नीटा वन बटा भी माइनस है ना, माइनस नीटा वन बटा यू। को दिक्कत, इसको आगे लिख दिए हैं, इसको पीछे लिख दिए हैं, क्योंकि ये प्लस वाला आगे होता है माइनस वाला पीछे होता है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे क्या है, बराबर। देखिए अगर कॉमन लेना चाहें तो बड़ा दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ नीटा टू माइनस नीटा वन है और यहाँ पे नीटा वन माइनस नीटा टू है, कॉमन तो नहीं ले पाएंगे भाई। तो एक जुगाड़ कर सकते हैं, है ना, इसको फेर बदल कर देंगे, नीटा टू को आगे और नीटा वन को आगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि माइनस कॉमन लेना होगा भाई। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस, अब प्लस बन जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा देखते रहिएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीटा टू माइनस नीटा वन अपॉन आर वन। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस और ये प्लस जो दोनों मिलके क्या हो जाता है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा नीटा टू माइनस नीटा वन, अब बटा क्या हो जाएगा आर टू। अगर 12 का बच्चे हों तो ये सब चीज़ तो आसानी से समझ में आता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे खाली माइनस कॉमन लिए तो माइनस क्या बन गया, प्लस। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, ये प्लस है ना भाई, ये प्लस क्या बन गया, माइनस। अब प्लस और ये वाला जो प्लस है, ये प्लस और माइनस गुना होके यहाँ पे क्या बन गया। अब देखिए बड़ा आसानी से यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, इसी कॉमन लेने के लिए हम ये काम किए, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा क्या, हाँ, कितना आएगा, नीटा वन। यहाँ पे बचेगा कितना, वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू, सही है ना, बराबर। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, तो बोलेगा भैया यहाँ पे आएगा नीटा टू माइनस नीटा वन, और यहाँ पे जो बच्चा वो कितना बचा, वन बटा आर वन माइनस वन बटा आर टू। अब जो है वो लेंस मेकर का ढांचा आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं। देखिए इस नीटा वन को हम इधर कर देते हैं, इधर बचेगा क्या, बोलेगा भैया इधर बचेगा वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू बराबर, ये नीटा वन को हम इधर कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नीटा
2 माइनस या 1, और यहाँ पे यदि गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई, भागा में, तो ये हो जाएगा नीटा 1। अब बताओ कि इसके बाद क्या बचा, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। अब देखिए, एक बात बताइए यहाँ पे, एक चीज़ बताइए कि क्या आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया था, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये फॉर्मूला आपको 10 क्लास में पढ़ाया गया होगा। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे जो एज्यूम किया गया था वो क्या किया गया था भाई, याद करिए कि नीटा 1 को क्या माना गया था ऊपर में, 1, और नीटा 2 को क्या माना गया था, फिगर में देखिए जाके ऊपर, नीटा 2 को जो है वो क्या माना गया था, नीटा। ठीक। अब इतना सारा चीज को इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए बनता क्या है, 1/V माइनस 1/U के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा भैया इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/F। ठीक है, बराबर नीटा 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, नीटा, माइनस नीटा 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1, बटा नीटा 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1। और ये जो है वो आपका क्या बच गया, तो बोलेंगे 1/R1 माइनस 1/R2। बस एक लाइन में हो जाएगा समाप्त। इसलिए 1/F बराबर, देखिए नीचे में 1 रहे चाहे ना रहे इससे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऊपर में क्या बच गया, तो हम बोलेंगे भैया ऊपर में बच गया ईटा माइनस 1, है ना। और ये क्या बच गया, तो बोलिएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए तो यही आपको सिद्ध करना था क्या, 1/F बराबर नीटा माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये प्रश्न का उत्तर हो गया समाप्त, है ना। बस आपको एग्जाम में यहाँ तक लिखना है। क्या अच्छे से समझ में आया ना, तो अपने फ्रेंड के बीच इसको जम के शेयर करिएगा ताकि जो भी बच्चा हो इसे अपना हेल्प ले सके। ठीक है, और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज भी हम एक ही क्वेश्चन करवाए हैं क्योंकि हमको 10 क्लास का भी आज एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना, और समय थोड़ा सा कम रहता है इस वजह से। जब 10 क्लास के नहीं बनाएंगे तो उस दिन हम 2 प्रश्न करवाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। और ये मेरा स्माइल। ठीक है, चलिए बाय बाय।